Hello students, in this video we will cover chapter 6 that is industry analysis। तो देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद इंडस्ट्री एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इंडस्ट्री एनालिसिस में ये हम समझेंगे कि डिफरेंट मैक्रो फैक्टर्स कैसे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं और उससे फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं और क्या एक पर्टिकुलर कंपनी उस इंडस्ट्री से उस चेंज से कोप अप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाती है या क्या क्या उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, वो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस। तो रोल यही है कि कैसे वेरियस इकोनॉमिक चेंजेस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं। सो इंडस्ट्री एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ईच इंडस्ट्री वुड बी इम्पैक्टेड अंडर द करंट इकोनॉमिक कंडीशन। In industry analysis, analysts also try to understand how the various players in the market are likely to react. तो एक particular company या फिर एक particular जो इंडस्ट्री का प्लेयर है वो एक particular इकोनॉमिक फैक्टर से निपटने के लिए या उसको शट ऑफ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाता है, तो ये हम सब समझने वाले हैं। Then अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री साइक्लिसिटी। अब देखिए हर एक इंडस्ट्री की अपना एक साइक्लिसिटी होती है। कहीं किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो बहुत बूम होता है, बहुत फ्लरिश करती है, बहुत ग्रो करती है, और कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब उसके रिटर्न स्टेबल हो जाते हैं, उसके रेवेन्यू मॉडल स्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद फिर फाइनली उसमें डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। तो हर एक इंडस्ट्री का अपनी एक साइक्लिसिटी होती है। तो अगर बात करें सबसे पहले डिफेंसिव इंडस्ट्री की, तो डिफेंसिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जैसे मान के चलिए फार्मा सेक्टर हो गया या फिर एफएमसीजी हो गया। तो एफएमसीजी और फार्मा ऐसी इंडस्ट्रीज मानी जाती है जिसकी डिमांड हमेशा मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि एसेंशियल गुड्स है। फार्मा भी एसेंशियल के अंदर आता है और एफएमसीजी क्या होता है? फास्टली मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जिसको हम जल्दी जल्दी कंज्यूम करते हैं, जैसे डेली यूज के आइटम हो गई, जैसे टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आटा हो गया, पल्सेस हो गई, जितनी भी कमोडिटीज हम कंज्यूम करते हैं वो सारी एफएमसीजी के अंदर आएंगी। देन सेमी साइक्लिकल इंडस्ट्री। अब सेमी साइक्लिकल कैसे होती है? जैसे मान के चलिए एक फेस्टिव सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, ऑटोमोबाइल की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, तो वो सेमी साइक्लिकल हो गई। ऑल्दो उनकी डिमांड पूरे साल में बनी रहती है, कांस्टेंट डिमांड रहती है, लेकिन एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर वो डिमांड एकदम से सडनली राइज कर जाती है। और वो इस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, जैसे वर्लपूल हो गया, IFB इंडस्ट्रीज हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर दो चार कंपनियां और हैं, रादर डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी इसी कंपनी के अंदर आती है। देन डीप साइक्लिकल इंडस्ट्री। तो डीप साइक्लिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री जो कमोडिटी सेक्टर को बिलोंग करती है, कंपनी बिलोंगिंग टू कमोडिटीज। These industries witness extreme cyclicity in their revenue as they are largely driven by the economic cycle or commodity cycle। जैसे कि शुगर केन कंपनीज हो गई, बलरामपुर चीनी हो गया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो गया, ईद पैरी हो गया, उगार शुगर्स हो गया, डिस्क्रिशनरी कंडीशंस जिसके अंदर होती है। देन मार्केट साइजिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस। अब देखिए मार्केट साइज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Industries that are under-penetrated have high growth potential as there is more headroom for the growth। Under-penetrated मतलब ऐसी कंपनीज जो ज्यादा फोकस में नहीं रहती, ज्यादा फोकस या फिर जिनके नीश प्रोडक्ट होते हैं, अलग सी बिजनेसेस के अंदर होती है। However, as industries mature, the new growth avenues decline। जैसे जैसे मेच्योरिटी हो जाती है, जैसे जैसे वो जो उनका बिजनेस आइडिया है वो बहुत कॉमन हो जाता है, तो उस तरीके से मेच्योरिटी आ जाती है एक इंडस्ट्री के अंदर। The new growth avenues decline and the overall growth rate thus come down। तो ग्रोथ रेट एक टाइम के बाद हर इंडस्ट्री में कमी होती है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्लरिश इंडस्ट्री कौन सी है? ग्रीन एनर्जी की। तो ग्रीन एनर्जी अभी हाई ग्रोथ एवेन्यू है। फिर धीरे धीरे करके जैसे प्रोडक्शन सब अपने पीक पे हो जाएगी तो क्या होगा? कंजम्पशन अभी बहुत ज्यादा रही है, फिर कंजम्पशन स्टेबल हो जाती है, उसके बाद इंडस्ट्री जो है वो भी स्टेबल हो जाती है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फिर उसमें खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद ओवरऑल डिक्लाइन आ जाता है। किस वजह से? जब मान के चलिए R&D की वजह से कुछ न्यू इनोवेशन आ जाता है। Therefore, while studying industry, it is important to analyze the potential size of the market and current size of the market. Market sizing can be done through either top-down approach। टॉप क्या होता है? पहले मैक्रो फैक्टर्स को समझना, फिर माइक्रो फैक्टर्स को समझना, और बॉटम्स अप अप्रोच जो उसका रिवर्स हो जाएगा। In a top-down approach, we measure the size of the market or industry starting from the macroeconomic factor and arrive up to the industry level। वही पहले मैक्रो को समझना है, फिर माइक्रो।
In bottoms up approach, we quantify the market by looking at individual companies and aggregating their data to arrive at the industry size. तो ये समझ लीजिए बॉटम अप अप्रोच के अंदर आपको इंडस्ट्री का साइज पता चलेगा और टॉप डाउन अप्रोच से आपको मार्केट का साइज पता चलेगा. फिर अगर हम ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, सिक्योर ट्रेंड्स, वैल्यू माइग्रेशन एंड बिजनेस लाइफ साइकिल, ये तीनों टॉपिक हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस करे थे, लेकिन एक बार जल्दी से देखते हैं. तो सिक्योर ट्रेंड्स कौन से होते हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ करती रहती है बहुत धीरे धीरे, जैसे कि एफएमसीजी हो गई, एफएमसीजी से. और इन इंडस्ट्रीज के ट्रेंड में तब चेंज आता है जब कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, या फिर कुछ भी बहुत बड़ा चेंज हो जाए, चेंज इन प्रेफरेंस हो जाए, या बिल्कुल ही कल्चर से बाहर हो जाए वो चीज, या फिर कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट जो था वो हट जाए, गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो जाए, तो तब जाके सेक्युलर ट्रेंड्स में कोई डिफरेंस आता है. तो सेक्युलर ट्रेंड्स आर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स दैट कॉज डिस्प्लेसमेंट इन द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Various factors that derive secular trends: technological advancement, changes in income level, demographic changes, changes in culture, and changes in regulation. Then comes the value migration. अब value migration क्या है? एक इंडस्ट्री की ग्रोथ दूसरी इंडस्ट्री में चली जाती है. अब जैसे कोल बेस्ड जितनी भी पावर कंपनी थी, उनके लिए अब आज की तारीख में कुछ नहीं है. अब ग्रीन एनर्जी बेस्ड कंपनीज की तरफ चला गया सारा फोकस, ग्रीन एनर्जी बेस्ड. तो वो वैल्यू माइग्रेशन कहाँ हो गई? एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में चली गई. वैल्यू माइग्रेशन हैपेंस व्हेन अ फिनोमेना क्रिएट्स लॉन्ग टर्म एडवांटेज फॉर वन और मोर एंटिटीज एट द कॉस्ट ऑफ द अदर एंटिटी. तो वन एंटिटी विल बी लूजिंग द बेनिफिट एंड अदर एंटिटी विल बी एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर एंटिटी. Thus the entity that gains witness an increase in its shareholder value while the other entity loses. किस तरीके के माइग्रेशन हो सकते हैं? ज्योग्राफिकल माइग्रेशन हो सकते हैं. ठीक है. अब ज्योग्राफिकल माइग्रेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? इंडिया पहले क्रूड ऑयल किससे परचेज करता था? गल्फ नेशन से करता था. अब कहां से कर रहा है? अब रशिया से कर रहा है. तो वैल्यू माइग्रेशन कैसे हो रही है? ज्योग्राफिकल वैल्यू माइग्रेशन हो गई. क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन मैंने आपको समझा दिया. क्रॉस इंडस्ट्री के अंदर कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन कंपनीज की जगह क्या लोग प्रेफर करेंगे? ग्रीन एनर्जी बेस्ड प्रोडक्शन कंपनीज. माइग्रेशन अक्रॉस द वैल्यू चेन. अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? वैल्यू चेन की सम फिनोमेना कैन रिजल्ट इन इंडस्ट्री एट द लोअर एंड ऑफ द वैल्यू चेन गेनिंग एट द कॉस्ट ऑफ द बेस एट द अपर एंड और वाइस वर्सा. एग्जांपल, फॉल इन द इंटरनेट टैरिफ हैज बीन बेनिफिशियल फॉर इंटरनेट कंटेंट प्रोवाइडर. तो वैल्यू चेन का मतलब ये हो गया, समझ के चलिए, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया. तो ये कंपनीज जो है ये ओटीटी बेस्ड यानी इंटरनेट बेस्ड कंटेंट देती है, लेकिन इसके लिए पहले इंटरनेट भी तो एक कंट्री के अंदर या एक रीजन के अंदर सस्ता होना चाहिए, तभी तो इनकी यूटिलिटी बढ़ेगी. तो ये यूटिलिटी इनकी एक वैल्यू चेन क्या है कि इंटरनेट सर्विसेज, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो जैसे ही इनका टैरिफ जो है सस्ता हुआ, इनकी डिमांड ऑटोमेटिकली राइज कर गई. नेटफ्लिक्स और अमेजॉन की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली राइज हो गई जैसे ही इंटरनेट का टैरिफ सस्ता हुआ. तो माइग्रेशन अक्रॉस द वैल्यू चेन. तो इससे होगा क्या? टैरिफ रेट सस्ता होने से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके मार्जिन तो श्रिंक करेंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन उनके मार्जिन है एक्सपेंड करेंगे. माइग्रेशन अक्रॉस द कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, ये भी ऐसा होता है, कंपटीटिव एडवांटेज जिसको बोलते हैं. Then the business life cycle we have already discussed. तो पायनियरिंग स्टेज जब धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट करती है एक इंडस्ट्री, फिर उसका ग्रोथ स्टेज में होती है, फिर मैच्योरिटी हो जाती है. मैच्योरिटी स्टेज के अंदर जब डिमांड सरप्लस हो जाती है, डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहती है और प्रोडक्शन बहुत रहती है, सप्लाई साइड सरप्लस रहती है. फिर उसके बाद अब कम इंडस्ट्री के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो इनोवेशन कर ले जिसको रीइन्वेंशन रिवाइवल बोलते हैं, या फिर दूसरा फेज क्या आएगा? डिक्लाइनिंग का. ठीक है. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर एक समझ लीजिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस स्टार्टिंग में जब आती है तो उसकी डिमांड बहुत रहती है. क्यों? क्योंकि कम लोगों तक पहुंची होती है और उसमें कम प्लेयर्स होते हैं. फिर धीरे धीरे करके उसके सप्लायर्स बढ़ते जाते हैं, हाई कंपटीशन होता जाता है, और ऐसी उसकी रीच आउट भी बहुत अच्छी हो जाती है. फिर धीरे धीरे करके कंज्यूमर्स जो है कह लीजिए चेंज ऑफ प्रेफरेंस या चेंज ऑफ टेस्ट की वजह से फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस करंट इंडस्ट्री के अंदर कोई इनोवेशन हो रही है. देन अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री लैंडस्केप. एक इंडस्ट्री का लैंडस्केप समझना भी बहुत जरूरी है. सो इंडस्ट्री लैंडस्केप इन्वॉल्व स्टडिंग ऑल द प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर. ठीक है. तो पूरा इंडस्ट्री के इफ्स एंड बट्स को समझना, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को समझना.
सो दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग कंपटीटर्स, कॉस्ट, कस्टमर्स कौन से हैं, सप्लायर्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की. It also involves studying the differentiating factors because various competitors and customers preferences. Industry landscaping need to be very comprehensive, यानी बहुत broad prospect पे होनी चाहिए. While analysts can use their own frameworks, there are certain established framework which can help understand the industry landscape. तो एक यहाँ पे adopted practices भी हैं, best practices हैं और models हैं analyst के लिए अगर वो खुद नहीं करना चाहते. तो ये सबसे पहला मॉडल कौन सा है, माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस. 5 फोर्सेस कौन सी होती है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इजी एंट्री होगी तो फिर क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और फिर क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक करेंगे और मार्केट बहुत जल्दी सैचुरेट कर जाएगी. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. अब जिस भी इंडस्ट्री के अंदर बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स के हाथ में होती है वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं. थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स. अगर सब्सटीट्यूट्स बहुत ज़्यादा होंगे अगेन प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज करेंगे. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. अगर कहीं पे डिमांड ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो बायर्स के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है और अगेन फिर कंपनीज जो है वो प्राइस टेकर बन जाती है. देन अनदर वे टू मेक द इंडस्ट्री एनालिसिस इज पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल के अंदर एन एनालिस्ट हैज़ टू गो थ्रू द वेरियस एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, सोशो कल्चरल एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल, लीगल एंगल एंड एनवायरमेंटल एंगल. तो आजकल एनवायरमेंटल एंगल देखना भी बहुत ज़रूरी हो रही है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस है रिगार्डिंग दिस एनवायरमेंट थिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. देन कम्स द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. तो ये भी बहुत कॉमन है और बहुत फेमस इनका मैट्रिक्स है एक. और मैट्रिक्स क्या है, ऑन द वाई एक्सिस they use the matrix of market growth rate, then on the x axis they use market share, relative market share of a particular company या फिर और a particular brand. तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि y axis पे वो ये दिखा रहा है कि कौन सी मार्केट ऐसी है जहाँ पे हाई ग्रोथ है या लो ग्रोथ है और उस पूरी मार्केट्स के रिलेटेड में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कंपनी के पास कितना % शेयर है. तो मान के चलिए अगर कोई मार्केट ऐसी है जहाँ पे बहुत हाई ग्रोथ है और अगर कंपनी या इंडस्ट्री के पास भी उसका हाई मार्केट शेयर है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो वो स्टार परफॉर्मर. जैसे मान के चलिए यहाँ पे सबसे बड़े एग्जांपल क्या फिट होता है हाई ग्रोथ इंडस्ट्री और हाई मार्केट शेयर के अंदर. जैसे इंडिया के अंदर अभी मान के चलिए ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट आया है. तो ईवी के अंदर सबसे अच्छी कार्स किसकी हैं, टाटा की. तो टाटा नेक्सॉन हो गया, जैसे टाटा नेक्सॉन यहाँ पे लीडर हो गई. टाटा नेक्सॉन इज अ स्टार परफॉर्मर. स्टार परफॉर्मर क्यों है, क्योंकि अभी कंपनी के पास मार्केट शेयर बहुत है एक तो ईवी सेगमेंट का और सेगमेंट की इटसेल्फ ग्रोथ बहुत होनी है. ठीक है, तो यहाँ पे टाटा नेक्सॉन हो जाएगी. कैश काउज जहाँ पे ग्रोथ कम है लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो इसके मान के चलिए ये हो गया हैचबैक छोटी गाड़ियां और जिसका लीडर कौन है, मारुति. इंडिया के अंदर मारुति को कह लीजिए. क्यों? क्योंकि ग्रोथ कम है हैचबैक्स की. अब लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं, सेडान की तरफ जा रहे हैं या फिर एसयूवीज की तरफ जा रहे हैं. हैचबैक में ग्रोथ कम है लेकिन मारुति के पास यहाँ पे मार्केट शेयर बहुत है. हैचबैक ब्रांड का मारुति के पास बहुत सारा मार्केट शेयर है. देन द क्वेश्चन मार्क्स वो रिप्रेजेंट करता है कि हाई ग्रोथ मार्केट के अंदर भी कंपनी के पास जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है. जैसे कि अगेन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें लेना चाहिए ह्यूंडई की सेडान भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं ह्यूंडई की ईवीज. तो ह्यूंडई की मेरे को एक ही ईवी पता है, वो है कोना. इसके अलावा इसकी कोई ईवी नहीं आती. तो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री लेकिन इनके पास यहाँ पे कोई भी मार्केट शेयर नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर नहीं है. फिर डॉग वो हो गया लो मार्केट ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर, वो हो गया डॉग. तो इसके अंदर हम क्या लेकर आ सकते हैं, इसके अंदर हम लेके आ सकते हैं एसयूवीज. इसमें आप एसयूवीज ला दीजिए. और किसकी एसयूवीज, इसमें एसयूवी आ जाएगी मारुति की. मारुति की एक ही एसयूवी है जिम्नी. ठीक है ना. तो लो मार्केट ग्रोथ है एंड लो ही मार्केट शेयर है. ठीक है, तो ऐसे हम इस पूरे मैट्रिक्स से भी एक इंडस्ट्री का एनालिसिस कर सकते हैं और इंडस्ट्री के जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उसका पूरा मैट्रिक्स के थ्रू
हम पूरा मॉडल ड्राफ्ट कर सकते हैं। देन द स्ट्रक्चर, कंडक्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, एंड दिस इज द फोर्थ एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या हो गया, पूरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर समझना। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द इंडस्ट्री, नंबर ऑफ द प्लेयर्स, the concentration of the business in the industry, the relationship among the various players, market size and growth rate. Then conduct analysis, the structure of the industry as described above will define the conduct of the businesses on aspects such as pricing and product innovation. Conduct का मतलब क्या हो गया कि अब पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर प्राइसिंग पावर क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है। ईच इंडस्ट्री विल हैव इट्स ओन पेक्यूलियर बिहेवियर, पेक्यूलियर मतलब पर्टिकुलर बिहेवियर। हाई इंटरेस्ट रेट्स में डेटर पीपल फ्रॉम परचेजिंग रियल एस्टेट, जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोग रियल एस्टेट से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि ईएमआईज बढ़ जाती हैं। 4 व्हीलर से भी दूर भागेंगे, ईएमआईज बढ़ेगी। लेकिन 2 व्हीलर में नॉट बी इम्पैक्टेड, 2 व्हीलर पे इतना फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो यूटिलिटी ज़्यादा है। माइनिंग बिजनेस में भी कमोडिटाइज, बट एफएमसीजी एंड वाइट गुड्स में भी सोल्ड प्योरली बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द ब्रांड। ठीक है, तो कंडक्ट एनालिसिस का मतलब है हाउ पर्टिकुलर इंडस्ट्री बिहेव्स। Then performance analysis, based on the structure and conduct of the industry would generate financials for the investor and owner. Businesses with high return on capital and equity are the ones that create wealth for the shareholders and owners. परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही एक पर्टिकुलर कंपनी की, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, फिर उस रिगार्ड के अंदर इन प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर एंड प्रिवेलिंग कंडक्ट एक कंपनी, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करती है उसका भी एनालिसिस हमें करना चाहिए। ठीक है, so that's it for this video and we'll cover rest of the topics in next. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.